अज़ीज़ तलबो तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज 9वीं जमात के बहरिस्तान उर्दू का हम जो दूसरा सबक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सबक आज हम पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन का माने है इतलात। क्या है? इतलात। और टेक्नोलॉजी हो गया महारत, हो गया इतलात पहुंचाने की महारत। यानी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के क्या क्या वसाइल हैं, इस सबक में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलो हम ये लेसन जो है, ये सबक शुरू करें। इंफॉर्मेशन का मतलब है इतलात। इतलात जमा है किसकी? इतला की। इतला हो गया खबर। एक वक्त था जब कहा जाता था कि जो जिस कदर कम जानता है इतना ही मज़े में है। इन्हें एक वक्त कहा जाता था, इन्हें जो पुराना ज़माना था, कि जो जितना कम जानता है उतना ही वो मज़े में है। लेकिन आज मामला इसके बरअक्स है। यानी जो जिस कदर कम जानता है इतना ही घाटे में है। यानी चूँकि आज जो मामला है ये क्या है? बरअक्स है, यानी इसके खिलाफ है, उलट। कि मौजूदा दौर में जो जितना कम जानता है इतना ही क्या है? वो है घाटे में है, यानी घाटा हो गया, नुकसान में है। यह 21वीं सदी है, जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। क्योंकि आज जो है, आज 21वीं सदी चल रही है और इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाला ही फ़ायदे में है। क्योंकि जो आज ज़्यादा जानता है, जिसको मुख्तलिफ़ चीज़ों की जानकारी ज़्यादा है, वो तो फ़ायदा में ही है। इसकी एक वजह इंसानी नफ्सियात है। क्या है इसकी वजह? इंसानी नफ्सियात, यानी इंसानी जो है, इंसानी जिबलत है, इंसानी कीफियत और जज्बात है। हम देखते हैं कि इंसान में तजस्सुस का मादा है। वो हर आन कुछ करना और होना चाहता है। इसी तजस्सुस ने ऐसी ऐसी ईजादात कराई कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी इन पर गौर करें तो अक्ल दंग रह जाती है। क्योंकि हम जो देखते हैं कि इंसान में क्या तजस्सुस का मादा है। तजस्सुस हो गया कोशिश, खोज। इसलिए वो हर लम्हे कुछ ना कुछ क्या करना चाहता है? करना चाहता है कुछ। और इस तजस्सुस ने, इस खोज ने इंसान से ऐसी ऐसी ईजादात करवाई, इन्वेंशंस, कि जब हम इन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में गौर करते हैं तो क्या अक्ल दंग रह जाती है। यानी अक्ल जो है हमारी हैरान रह जाती है। अक्ल दंग रह जाना हो गया हैरान हो जाना। हम एक बाखबर और तरक्की याफ्ता माशरे में सांस ले रहे हैं। हर पल हर लम्हा कोई ना कोई खबर या इतला हमें मिलती रहती है। क्योंकि आज हम बाखबर और तरक्की याफ्ता माशरे में जो हैं वो जी रहे हैं, इसलिए हमें कोई ना कोई इतला, कोई ना कोई खबर मिलती रहती है। ज़रा गौर कीजिए कि इब्तदाई इंसान ने बेखबरी या लाइल्मी की ज़िंदगी किस तरह गुजारी होगी। दीवानों की तरह इधर से उधर दौड़ता फिरता होगा। इस कैफियत में ज़रा सी आहट, इंसानी या हैवानी चीख और धमाके से इसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ जाती होगी। उसकी आंखें जिन चीज़ों के देखने की आदी हो गई होंगी, इसके कान जिन आवाज़ों से मानूस हो चुके होंगे, उनसे हटकर जो कुछ नज़र आया होगा उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा होगा। जब पहली मर्तबा एक ढालान से लुढ़कता हुआ गोल पत्थर उसके सामने आया तो उसकी हरकत और रफ्तार ने उससे कुछ करने पर उकसाया। पत्थर के इस लुढ़कने, चलने और घूमने के अमल ने उससे सोचने पर मजबूर किया। और फिर इसी वाक़ा से पहिए की ईजाद हुई और इंसान बेखबरी की दुनिया से बाहर आया। तो यहाँ तक फ़िलहाल हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम आज गौर करते हैं, यानी जब हम गौर करते हैं किस बात पर? कि इंसान ने जो बेखबरी की और लाइल्मी की। बेखबर हो गया जो
جس کو خبر نہ ہو، لا علمی ہو گیا جو کچھ نہ جانتا ہو، اس نے زندگی کیسی گزاری ہوگی؟ دیوانوں ہو گیا پاگلوں کی طرح وہ ادھر ادھر دوڑتا ہوگا اس کیفیت میں، یعنی اس حالت میں جب ذرا سی آہٹ، یعنی آہٹ کہتے ہیں ہم دبے پاؤں جو آہستہ چلتا ہو، یا انسانی چیخ ہو یا حیوانی چیخ یا کسی دھماکے کی آواز، اس سے کیا اس کے بدن میں سنسنی سنسنی ہو گیا، گھبراہٹ دوڑ رہی ہوگی۔ بہرحال اس کی آنکھیں جن چیزوں کو دیکھنے کی عادی ہوں گی، یا اس کے کان جن آوازوں سے مانوس مانوس ہو گیا کھوگر ہو چکے ہوں گے، جب اس سے ہٹ کر اس نے دوسری چیزیں دیکھی ہوں گی تو اس کی آنکھیں جو ہیں اس نے پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھا ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ ڈالان سے، ڈالان ہو گیا جو نشیبی زمین ہے، یعنی تھوڑا جو عام طور پر جو پہاڑوں کی زمین ہوتی ہے تھوڑا اوپر چڑھی ہوئی، تو جب وہاں سے لڑکتا ہوا کوئی پتھر اس کے سامنے آیا ہوگا تو اس چیز نے اس سے کچھ کرنے پر اکسایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس چیز یعنی پتھر کے اس لڑکنے چلنے اور گھومنے اس نے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا، تو اس سے پہیے کی، یعنی جس کو ہم ٹائر بولتے ہیں، اس سے اس کی ایجاد ہوئی، ویل کی ایجاد ہوئی، تو انسان بے خبری کی دنیا سے باہر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان پتھر کے عہد سے دستکاری اور پھر مشینی عہد میں پہنچ گیا۔ اب انسان تو دیکھتے ہی دیکھتے پتھر کے عہد سے، یعنی جو اینسنٹ پیریڈ ہے اس سے نکل کر کس کے دستکاری یعنی ہاتھ کے کام، یعنی اس نے ہاتھ سے کام کرنا شروع کیا، اور پھر وہ مشینی دور میں پہنچا۔ طرح طرح کی ایجادات نے باخبر اور مہذب معاشرے میں رہنے کی تحریک دی۔ اب انسان کو جب اس نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی تو انسان ان چیزوں سے اب باخبر رہنے لگا، دوسری چیزوں سے، دوسرے حالات و واقعات سے وہ باخبر رہنے لگا۔ چنانچہ ہاتھ سے چلائی جانے والی مختلف کاموں کی مشینیں وجود میں آئی۔ اب انسان نے ہاتھ سے چلانے والی بہت سی مشینیں کیا کی؟ ایجاد کی۔ کاغذ اور چھپائی کی مشین، پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے انسان کو پوری دنیا سے باخبر رہنے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ فراہم کیا۔ کتابیں، جرائد اور اخبارات نے خبروں کی فراہمی اور خبر رسانی کے مشکل عمل کو رفتہ رفتہ آسان سے آسان تر بنا دیا۔ بہرحال انہیں جو مختلف چیزیں ہیں، جب پرنٹنگ پریس ہوا، ایجاد ہوا، تو اس کی وجہ سے جب اخبارات بھی چھپیں، کتابیں بھی چھپیں، جرائد بھی چھپے یعنی میگزین بھی چھپے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خبر رسانی یعنی خبر پہنچانے یا خبر کی فراہمی، اس کو کیا کیا؟ آسان بنا دیا۔ انسان ہمیشہ سے خوب تر کی تلاش میں رہا ہے۔ اسی تلاش اور جستجو سے ٹیلی گراف، ٹیلی فون، وائرلیس ریڈیو، ٹرانزسٹر، سیٹلائٹ، ٹیلیکس، فیکس، کمپیوٹر، کیبل، نیٹ ورک اور انٹرنیٹ جیسی ایجادات سامنے آئیں۔ اب اطلاعات، خبروں کی فراہمی اور خبر رسانی کا دنیا بھر میں ایک جال بچھ گیا ہے۔ اب انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اسی پر پرنٹنگ پریس پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ٹیلی گراف بنایا، ٹیلی فون، وائرلیس ریڈیو، ٹرانزسٹر، سیٹلائٹ، ٹیلیکس، فیکس، یہ سب چیزیں انہوں نے کیا کی؟ ایجاد کی۔ جس سے کیا ہوا؟ جس سے جو خبر رسانی یا خبر پہنچانے کا ایک جال سا بچھ گیا پوری دنیا میں۔ 1830 میں ٹیلی گراف اور 1876 عیسوی میں ٹیلی فون کی ایجاد کے وقت موجودوں ہو گئے ایجاد کرنے والے نے یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ ہماری ایجادات آئندہ زمانے میں اضافے اور تبدیلیوں کے ساتھ دنیا کی گراں قدر انہیں قیمتی خدمات انجام دیں گی، لیکن انہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ 100-150 برس بعد خبر یا پیغام رسانی کا ایک ایسا مضبوط اور مربوط نظام وجود میں آئے گا جو اس وسیع و عریض دنیا کو سمیٹ کر رکھ دے گا، اور جس سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیا جائے گا۔ بہرحال جب 1830 میں ٹیلی گراف ہو گیا جو تاروں کے بغیر پیغام رسانی، یا اسی طریقے سے ٹیلی فون کی جب ایجاد ہوئی، تو اس وقت تو موجودوں نے سوچا ہوگا کہ آئندہ تو اس میں اضافے ضرور ہوں گے، انہیں ایسی نئی نئی چیزیں دریافت ہوں گی جس سے خبر پہنچانے میں بہت آسانی ہوگی، لیکن صرف 100 یا 150 برس تک
इतनी चीज़ें ईजाद होंगी ये उन्होंने सोचा भी ना होगा, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो समेट कर एक गाँव जैसे बन गई। और उससे इन्हें अब जो खबर रसानी के इतने अब सारे ज़राया वजूद में आए, उस वक़्त तो उन्होंने सोचा भी ना होगा। आज घर के एक गोशे में मेज़ पर रखा हुआ टेलीविज़न या कंप्यूटर हमें दुनिया भर के मामलात से हर पल बाखबर करता रहता है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत 24 घंटे 7 समंदर पार की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबरें, इतलात और पैगामात पलक झपकते इधर से उधर और उधर से इधर पहुंच जाती हैं। फौरी तरसील के इस अमल को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस इतलाती तकनीक को टेलीविज़न और कंप्यूटर ने फ़रोग दिया, यानी खबर जो पहले कान के पर्दे से दिमाग तक पहुंचती थी अब स्क्रीन पर नज़र आने लगी। इंसानी जहन ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि टेलीविज़न और कंप्यूटर के स्क्रीन को ऐसे पर अता किए कि दिनों का फासला लम्हों में तय होने लगा। तेज़ रफ्तारी और बरवक्त अमल तरसील ने दुनिया को एक आलमी गाँव यानी ग्लोबल विलेज बना दिया है। आज घर में जो टेलीविज़न रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, ये हमें हर पल बाखबर करता है, क्योंकि इस पर क्या है 24 घंटे जो 7 समंदर पार की खबरें हैं, इतलात है, पैगामात है, वो क्या पलक झपकते इधर से उधर पहुंच जाती हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्हें फौरी तरसील यानी पूरी तौर पर जो पहुंचती है ये खबरें, इंफॉर्मेशन, इतलात, इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। बहरहाल अब जो पहले इतला सिर्फ कहाँ तक थी, टेलीविज़न और कंप्यूटर ने इसको फ़रोग दिया। ये सिर्फ क्या थी, पहले आम दुनिया में मुख्तलिफ वाक़ात रोनमा होते थे, तो बहरहाल ये सिर्फ दिमाग के बाद फिर ये स्क्रीन पर नज़र आने लगी, तो इंसान ने इसी पर बस नहीं किया और इसको ऐसे पर अता किए कि इंसान जो है फासलों का जो लम्हों का यानी तो दिनों का जो फ़ैसला है वो लम्हों में तय होने लगा, यानी लम्हों में हमें खबर मिलती रहती है। और पूरी दुनिया आप क्या बन गई, ग्लोबल विलेज। जिस तरह एक विलेज, एक गांव में जो कुछ हो रहा है इसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इसी तरह पूरी दुनिया की जो है इंफॉर्मेशन वो हमें मिलती रहती है पल भर में। इसके बाद है पहला वसीला, यहाँ पर बयान किया गया है टेलीविज़न। दुनिया में चंद लोग ही ऐसे होंगे जो टेलीविज़न से वाकिफ़ ना होंगे। अब दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो टेलीविज़न से वाकिफ़ ना होंगे, वरना तो हर एक अक्सर घरों में मौजूद था। अब ये दूसरी बात है कि मोबाइल फ़ोन से उसकी अहमियत कम हो गई, वरना तो इसका एक दौर में चलन रहा था। दिन भर में अनगिनत बार, अनगिनत हो गया बहुत बार, अनगिनत किया हो गया बेशुमार, नाम ज़बान पर आता है, यानी बेशुमार बार इसका नाम हमें क्या आता है, ज़बान पर। टेले और विजन दो अलग अलग ज़बानों के लफ्ज़ हैं। टेली यूनानी लफ्ज़ है जिसके माने हैं फासले से या दूर से। विजन लातीनी ज़बान से लिया गया है, इसके माने हैं देखना या नज़र आना। इस तरह टेलीविज़न के मजमूई माने हुए दूर या फासले से देखना या नज़र आना। आम आदमी के लिए सिनेमा बड़ा पर्दा यानी बिग स्क्रीन है और टेलीविज़न छोटा पर्दा यानी स्मॉल स्क्रीन है। लेकिन टेलीविज़न का एक छोटा पर्दा सिनेमा के मुकाबले में ज़्यादा मौसर, असरदार और मुफीद है। सिनेमा की दुनिया महदूद है और टेलीविज़न की लामहदूद। सिनेमा हॉल में हम मुकर्रर वक्त में एक ही फिल्म दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में देख सकते हैं, जबकि टेलीविज़न के अनगिनत चैनलों में रिमोट का बटन दबाते ही चैनल बदल जाता है। इसी तरह चैनल बदल बदल कर तफरीही सीरीज़, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरतीब दिए गए प्रोग्राम या खबरें 24 घंटे देख सकते हैं। तकनीक के एतबार से टेलीविज़न रेडियो की ऐसी तरक्की याफ्ता शक्ल है जिससे हम सुनते ही नहीं देख भी सकते हैं। टेलीविज़न आजकल ज़िंदगी की ज़रूरत बन गया है। इसके मुतअद्दिद चैनल्स खबरों और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम पेश करते हैं, लेकिन ऐसे चैनल जो सिर्फ सीरियल्स और तफरीही प्रोग्राम पेश करते हैं इसके अफादी पहलू पर गालिब आ गए हैं। अब यहाँ पर टेलीविज़न जो है इसका नाम तो हर कोई जानता है। अब यहाँ पर ये दो ज़बानों का लफ्ज़ यानी दो ज़बानों का लफ्ज़ है, यानी दो
چونکہ ٹیلی اور ویژن جو ہے یہ دو الگ الگ زبانوں کے لفظ ہیں. پہلا کیا ہے ٹیلی. ٹیلی کس کا لفظ ہے؟ یونانی لفظ ہے. اس کے معنی ہے دور سے یا فاصلہ سے. اور ویژن جو ہے یہاں پر جو چے ہے یہ اصل میں جے ہے، جے اسی لیے ویژن. یعنی جس طرح انگلش میں جے کی آواز اسی طرح چے جو ہے اس کی جے آواز ہے. تو یہ کس کا ہے؟ لاطینی یعنی قدیم روم کی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا یا نظر آنا. اب ٹیلی ویژن کے کیا معنی ہیں پورے؟ دور سے یا فاصلہ سے دیکھنا یا نظر آنا. عام آدمی کے لیے جو ہے سنیما وہ ہے بگ سکرین، یعنی وہ تو بڑا سکرین اس کا ہوتا ہے. یہ اسی طرح ٹیلی ویژن کا کیا ہے؟ اس کا سمال سکرین ہوتا ہے یعنی چھوٹا پردہ. اب یہاں پر کمپیریزن کیا گیا ٹیلی ویژن اور سنیما کے درمیان. پہلی خصوصیت ان کی کیا ہے؟ یعنی الگ الگ جو ڈیفرنس ہے، اس کا تو بگ سکرین ہوتا ہے یعنی بڑا پردہ سنیما کا، ٹیلی ویژن کا چھوٹا سکرین. ٹیلی ویژن کا چھوٹا پردہ جو ہے یہ زیادہ مؤثر ہے کس کے مقابلے میں؟ یہ ہے سنیما کے مقابلے میں. کیوں؟ سنیما کی دنیا تو محدود ہے، ٹیلی ویژن کی لامحدود. کیوں؟ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سنیما میں ہم ایک بار تو ایک ہی فلم دیکھ سکتے ہیں. ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ ہے ان گنت چینل، چونکہ جب ریموٹ ہاتھ میں لیا اور جو چینل بھی پسند ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس پر تو 24 گھنٹے ہر قسم کے تفریحی سیریز چل رہے ہیں. انہیں بہت سے قسط وار پروگرام ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں، دوسری قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. اب ٹیلی ویژن جو ہے یہ اصل میں ریڈیو کی ترقی یافتہ شکل ہے. چونکہ ریڈیو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ریڈیو میں تو صرف ہم سن سکتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ اب آج کل ضرورت بن گئی ہے. لیکن چونکہ اس میں اب ایسے سیریلز تفریحی پروگرام ہوتے ہیں، زیادہ تر چاہے فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں یا ایسے گیت ہوں، وہ تو اب اس کے افادی جو فائدہ مند پہلو تھے ٹیلی ویژن کے، اس پر تو اب یہی پروگرام غالب آ چکے ہیں. اب اس کے بعد ہے کمپیوٹر. اگلے وقتوں کی کہانیوں میں ایک کہانی اللہ دین اور جادو چراغ ہے. اللہ دین جب جب اس چراغ کو رگڑتا تو ایک جن برآمد ہوتا اور کہتا، کیا حکم ہے میرے آقا. 20ویں صدی کی ایجاد کمپیوٹر بھی ایک جن کی طرح ہے جو ہر وقت انسانی احکام کا تابع نظر آتا ہے. کمپیوٹر ایسا مشینی آلہ ہے جو عقل سے عاری ہے مگر عمل میں ہزاروں جنوں پر بھاری ہے. کمپیوٹر الیکٹرانکس کی دین ہے جس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. کمپیوٹر کا بنیادی مقصد ہر طرح کی معلومات کو یکجا کرنا اور انہیں ترتیب دینا ہے. اب جو کمپیوٹر کی خصوصیت یہاں بیان کی گئی ہے، پرانے زمانے میں جب ہم الف لیلا دیکھتے تھے تو اس میں اللہ دین اور جادوئی چراغ. جب چونکہ اللہ دین اس چراغ کو کیا کرتا تھا؟ رگڑتا تو جن برآمد ہوتا، کیا حکم ہے میرے آقا، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا. تو 20ویں صدی میں جو ہے کمپیوٹر کی ایجاد یہ بالکل بھی ایک جن کی طرح ہے جو ہر وقت انسان کے حکم و احکام ہو گیا، حکم کی جمع ہے، اس کے تابع ہے. کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ مشینی آلہ ہے جو عقل سے عاری ہے. عاری ہو گیا خالی، یعنی اس کی عقل تو نہیں ہے، کوئی دم یعنی کوئی عقل نہیں ہے، لیکن عمل میں کیا ہے؟ جتنے ہزار جن کر سکتے ہیں کام، ان سے بھی زیادہ یہ کام انجام دے سکتا ہے. کمپیوٹر کس کی دین ہے؟ الیکٹرانکس کی دین ہے. یعنی یہ الیکٹرانکس جو ہے اسی کی دین ہے. اس نے ہمارے ہر شعبے کو، ہر ڈپارٹمنٹوں کو کیا کیا ہے؟ متاثر. چونکہ اس کا عمل دخل تو چاہے کالج ہو، یونیورسٹی ہو، بینک ہوں، اسی طریقے سے مختلف دفاتر ہوں، یا جہاز چلائے جا رہے ہوں یا ریل چلائے جا رہے ہوں، تو بہرحال اس کا یہ تو ہر شعبے میں اس کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن اس کا پہلا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ ہے معلومات کو یکجا کرنا اور انہیں ترتیب دینا ہے. لاطینی زبان کا ایک لفظ کمپیوٹر ہے جس کے معنی ہے اعداد و شمار، ڈاٹا کا حساب کتاب کرنا. چونکہ یہ اصل میں کس کا لفظ ہے؟ لاطینی زبان کا لفظ ہے. یعنی قدیم روما کی زبان جو ہے اس کو لاطینی کہا جاتا ہے. یہ اصل میں اسی کا لفظ ہے کمپیوٹر. اس کا اصل کیا ہے؟ حساب کتاب کرنا یعنی ڈاٹا. یہی لاطینی لفظ اب کمپیوٹر کی شکل میں اس الیکٹرانک ایجاد کا نام ہے. اب یہ ہوتے ہوتے کیا بن گیا؟ کمپیوٹر. لیکن اصل میں کمپیوٹر تھا اور وہ بھی لاطینی زبان کا لفظ.
अब इसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर के किसी एक अमल या तरीके कार का नाम नहीं। इंटरनेट का ताल्लुक एक से ज़ायद कंप्यूटरों से है। जब एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो दोनों एक दूसरे की मालूमात, एदाद व शुमार और प्रोग्राम की फ़ाइलें एक से दूसरे में मुंतकिल कर सकते हैं। इसी तरह दो से तीन और तीन से चार और अनगिनत कंप्यूटरों से राबते का अमल नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क छोटे पैमाने पर एक दफ्तर या एक इदारे में हो सकता है, उससे लोग एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब इसी नेटवर्क को वसी पैमाने पर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर बाहम मरबूत हो जाएं, तो ये तरीक़ेकार वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए नेटवर्क्स का नेटवर्क है, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस आलमी इंटरनेट को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे यानी मालूमात की शहर का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर जो है इंटरनेट इंटरनेट असल में किसी एक अमल यानी कोई ख़ास अमल या तरीक़ेकार का नाम ये नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में इंटरनेट का ताल्लुक जो है ये एक से ज़ायद कंप्यूटरों से होता है, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो। बहरहाल जब हम एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो इन दोनों के कंप्यूटरों में जो भी मालूमात हों, एदाद व शुमार हो या प्रोग्राम की फ़ाइलें हैं, ये इसके ज़रिए से एक दूसरे से मुंतकिल यानी शिफ्ट किए जा सकते हैं एक से दूसरे में। इसी तरीके से दो से तीन या तीन से चार जो या बहुत से कंप्यूटर इनका जो राबता है वो इसी इंटरनेट के ज़रिए से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। अब क्योंकि ये नेटवर्क जो होता है ये कभी छोटे पैमाने पर भी होता है या बड़े पैमाने पर भी। छोटे पैमाने पर ये किसी दफ्तर में किसी एक इदारे में हो सकता है, इसको हम एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब यही नेटवर्क वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस इंटरनेट के ज़रिए से पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर हैं जब ये बाहम मरबूत हों, जुड़े हुए हों, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। छोटे पैमाने पर हो तो एरिया नेटवर्क, बड़े पैमाने पर हो यानी पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़े हुए हों तो उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो अब हमें पता चला कि जो इंटरनेट है ये असल में पूरी दुनिया में नेटवर्क्स का जो नेटवर्क है पूरी दुनिया पर ये फैला हुआ है, जिससे सारी दुनिया के जो कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इस आलमी नेटवर्क को हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे यानी मालूमात की शाहरा कहते हैं, क्योंकि इसी से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। इंटरनेट असल में कहते हैं जिससे जो कंप्यूटर हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उसके दरमियान जो राबता होता है ये इंटरनेट के ज़रिए से ही कायम होता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर बैठे दुनिया भर की मालूमात कम वक्त और कम खर्च में हासिल हो सकती हैं। अपने कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए दुनिया भर में फैले हुए अजीज़ व अकारिब से बातचीत कर सकते हैं। तालीम, कारोबार, सेहत और बीमारी से मुतल्लिक मशवरे दस्तियाब हो सकते हैं। सफ़र और तरीक़े सफ़र के लिए इंटरनेट एक रहबर का काम अंजाम देता है। इंटरनेट के वसीले से आप दुनिया भर से निजी या तिजारती अशिया का ऑर्डर देकर उन्हें घर बैठे हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर के अखबारात और रिसालों का मुताला कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरनेट की खुसूसियत बताई गई है, इसका क्या क्या फ़ायदा है। पहला फ़ायदा है कि आप घर बैठे दुनिया भर की जितनी भी मालूमात है ये कम वक्त में भी और कम खर्च में भी आप हासिल कर सकते हैं। पहली खुसूसियत यानी पहला फ़ायदा। दूसरा है आपके चाहे अजीज़ हों यानी दोस्त हों, अकारिब या रिश्तेदार हों, इनके साथ आप बात कर सकते हैं चाहे वो कहीं पर भी हों। तीसरा, चाहे तालीम के हवाले से कोई रहनुमाई ज़रूरत हो, कारोबार के हवाले से, सेहत और बीमारी के हवाले से आपको मशवरे दस्तियाब हों, ये सब इससे हासिल हो सकते हैं। चौथा फ़ायदा है कि अगर आपको कहीं पर जाना हो तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इस पर ये गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको रहनुमाई कर सकता है, यानी गाइड का काम आपको ये दे सकता है। आप
घर बैठे कोई भी, चाहे आपका ज़ाती कोई चीज़ लानी हो या तिजारती चीज़ों का ऑर्डर करना हो, आप घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। अब आपको अखबारात या जो डाइजेस्ट है, रिसाले, मैगज़ीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये दुनिया, आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनेट पर, अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आप उसको इंटरनेट के ज़रिए से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दरअसल इंटरनेट ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले अफराद को एक छोटी आलमी बरादरी में बदल दिया है। अब एक जैसी दिलचस्पी रखने वाले इंटरनेट के ज़रिए बआसानी एक दूसरे से राबता कायम कर सकते हैं। यानी अब आपको क्या करना है, अब आप जो भी इंटरनेट पर एक दूसरे से, जो अफराद हैं वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और बआसानी राबता कायम कर सकते हैं। अब इसके बाद है ईमेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है इसका मुख्तसर नाम है ईमेल। इससे मुराद है बरकी तारों के ज़रिए पैगाम रसानी। क्या मुराद है? इन्हें बरकी तारों के ज़रिए से आप पैगाम पहुंचाते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम या इतला भेजने के लिए डाक तार या टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट ने इस बरकी पैगाम रसानी के काम को आसान और तेज़ रफ्तार बना दिया है। आपके पास कोई भी कंप्यूटर हो और वो नेटवर्क से जुड़ा हो, तो आप अपना पैगाम, इतला या खबर कंपोज करें। जब आप कंप्यूटर के ज़रिए ईमेल भेजते हैं तो ये बराह रास्त नहीं पहुंचता, बल्कि आपका पैगाम पहुंचने के लिए मुतल्लिका शख्स और इसके ईमेल का पता कंपोज किया जाता है। आपने किसी ईमेल में इस तरह देखा होगा, जैसे abc@jal.net.in। यहाँ ABC इस शख्स या इदारे का नाम है जिससे ईमेल भेजा गया है। अलामत है ईमेल की। जल वो इदारा है जो ईमेल इंटरनेट सर्विस फराहम कर रहा है। इसके बाद इस मुल्क का मुख्तसर नाम जहाँ पैगाम भेजा जा रहा है, मसलन इंडिया के लिए इन। अब चूँकि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपको चाहे कोई पैगाम या इतला भेजना हो, तो आप क्या करते थे? आप डाक, ये तार या टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे। अब चूँकि कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना है, इसने इस काम को बहुत तेज़ रफ्तार भी और आसान भी बना दिया है। किस तरीके से? अगर आपका कंप्यूटर हो या चलो मोबाइल फ़ोन भी हम ले सकते हैं। अब आप पहले इस पर जो है, जो आप इस पर क्या कर सकते हैं, आपको अपना पैगाम हो या कोई इतला हो या खबर हो, ये आपको पहले क्या करनी है, कंपोज करनी है। तो पहले आपको क्या, पहले आपकी अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फिर कोई कितला या कोई खबर कंपोज करते हैं तो आपको इसके साथ साथ दूसरे उस इदारे को आपको भेजनी है या उस शख्स को भेजनी है, तो इसका ईमेल भी आपको याद होना चाहिए। तो अक्सर आपने देखा होगा जो जहाँ पर abc@jal.net.in, जहाँ पर ABC होता है, अगर किसी शख्स की पर्सनल ईमेल हो या किसी इदारे की, तो यहाँ पर वो अपना नाम पहले लिखता है या उस इदारे का नाम। तो ये उस शख्स या इदारे का नाम होता है। और इसके बाद जो @ ये अलामत है किसकी? ये असल में ईमेल की अलामत है, ईमेल की। इसके बाद है जल, GEL, चाहे वो जल हो, जीमेल हो या रेडिफ हो, जो भी हो, ये कौन सा, ये असल में वो इदारा होता है जो आपको क्या कर रहा है, ईमेल इंटरनेट सर्विस आपको फराहम कर रहा है। तो इसके बाद इन्हें jal.net या gmail.net या rediffmail.net, इसके बाद फिर चाहे भी जहाँ पर आपको भेजना है, आपको आखिर में इस मुल्क का ज़रूर नाम लिखना है। इंडिया के लिए यहाँ पर इन आता है। ईमेल न तो डाक है न ही टेलीफोन कॉल, ये एक नया मवासलाती निज़ाम है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि डाक के ख़तों के मुकाबले में इंतहाई तेज़ रफ्तार और सस्ता है। इसके लिए पोस्टमैन की आमद या टेलीफोन की घंटी बजने का इंतज़ार नहीं करना होता। खत खोलकर किसी दूसरे शख्स के पढ़ने या डाक की
गड़बड़ या दूसरे शख्स का फ़ोन सुनने का खदशा भी नहीं होता। आप जिसे ईमेल भेज रहे हैं वो अपने कंप्यूटर पर किसी भी वक्त ईमेल खोलकर पढ़ सकता है और इसी तरह अगले लम्हे जवाब दे सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की देन है। कंप्यूटर के मुतल्लिक किसी ने कहा है कि 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर रहेंगे उनका शुमार जाहिलों में होगा। अब यहाँ पर क्या है, ईमेल ये तो न डाक है और न क्या है टेलीफोन कॉल, तो फिर ये क्या है, ये है मवासलाती निज़ाम, यानी ये ऐसा सिस्टम है जो आपको क्या करता है, जोड़ता है। अब इसका पहला फ़ायदा क्या है, वो है कि डाक में जब भी आप किसी को भेजते हैं तो चूँकि डाक उसको कुछ टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन ये इसके मुकाबले में इंतहाई सस्ता भी है और तेज़ रफ्तार भी है। क्योंकि इसमें आपको पैसे लगते हैं, इसमें आपको इतने पैसे नहीं लगेंगे, हो गया ये। दूसरी बात यह है कि उसके लिए आपको पोस्टमैन की आमद की भी ज़रूरत नहीं है या टेलीफोन की घंटी बजने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ आपको ख़तरा है कि कहीं कोई खत खोल कर ना पड़ जाए अगर आप किसी को खत भेज रहे हैं, या डाक में गड़बड़ तो ना हो जाए, या अगर आप टेलीफोन कर रहे हैं तो कोई आपका फ़ोन ना सुने। ये सब झंझट इसमें नहीं है। तो फिर क्या है, आप जिसको भी ईमेल भेज रहे हैं वो जब भी अपना कंप्यूटर खोले या अपना मोबाइल फ़ोन, वो वहाँ पर वो ईमेल खोल कर पढ़ भी सकता है और उसी वक्त आपको जवाब भी दे सकता है। जो सेक्रेट रहा सिर्फ आप ही उसको सुन देख सकते हैं। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये असल में किसकी है, कंप्यूटर की देन है। किसकी, कंप्यूटर की देन है। क्योंकि जब बिजली ईजाद हुई, बिजली से ऐसे अप्लाइंसेस ईजाद हुए जो फिर बिजली पर चलते थे, तो इसी में एक है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की देन क्या है, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असल में उसी की देन है। इसने अहम रोल अदा किया खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। अब ये कंप्यूटर जो है ये अब लाजमी सब्जेक्ट बन चुका है। इसके बारे में मौजूदा दौर में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो 21वीं सदी में कंप्यूटर से नाबलद है उसका शुमार किसमें, जाहिलों में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है रशीद सर उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ और मेरे फेसबुक पेज रशीद सर को उर्दू को भी फॉलो कीजिए। शुक्रिया।